अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय हबीबुल्लाह वसीर। पार्ट 1 का ये 6 चैप्टर है। इससे पहले ऑलरेडी हम चैप्टर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं वॉच की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वॉच कर सकते हैं। सो एनीवे, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुँचती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर का जो नेम है वो मार्केट इक्विलिब्रियम है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस है। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम इन सिंपल वर्ड के मार्केट किस तरह बैलेंस होती है। ठीक है, उसके अलावा जो मार्केट की प्राइस है कि मार्केट में क्या प्राइस चलनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की, वो किस तरह डिटरमन होती है या फिर सिलेक्ट होती है। एवरी वन ऑफ अस वेदर एज अ बायर और सेलर इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस। जाहिर बात है, चाहे हम परचेज करने वाले हैं चाहे हम सेल करने वाले हैं, लेकिन हम प्राइस से इफेक्ट होते हैं। सो इट इज़ नेचुरल दैट वी शुड बी इंटरेस्टेड टू नो। तो ये एक नेचुरली मतलब बात है कि हमें एक इंटरेस्ट होता है कि हम देखना चाहते हैं कि प्राइस कमोडिटीज़ की किस तरह फाइनल होती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर प्रोड्यूसर और जो सेलर्स हैं उनका मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ को फोकस करते हुए बेसिकली उनको डील किया जाता है। हाउ दीज एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन स्मूथली, हाउ इट डिपेंड। इस सारे पैराग्राफ में जस्ट सिंपल यही बताया गया कि किस तरह प्राइस फिक्स होती है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मतलब बॉक्स में उन्होंने लिखा हुआ है, मार्केट डिटरमन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दीज प्राइस गाइड डिसीजन अबाउट व्हाट एंड हाउ मच टू बाय और सेल। कि बेसिकली जो मार्केट है वो प्राइस डिटरमन करती है कि किसी भी गुड की या सर्विस की प्राइस क्या होनी चाहिए। गुड्स होती हैं जो हम फिजिकली चीज़ सेल करते हैं, सर्विसेज होती हैं जो नज़र नहीं आती। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है वो पढ़ा रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो एक सर्विस दे रहा है। ठीक है, डॉक्टर है वो चेकअप कर रहा है तो वो भी सर्विस है। ठीक है, तो वो कहता है कि मार्केट जो सी है वो प्राइस को डिटरमिन करती है और प्राइस बेसिकली हमें ये गाइड करती है कि हमने कौन सी चीज़ कब और कितने में परचेज या फिर सेल करनी है। उसके अलावा वो कहता है कि प्राइस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दरमियान 3 तरह के फंक्शंस मतलब प्ले करती है। पहला है प्राइस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। प्राइस हमें इंफॉर्मेशन देती है डेफिनेटली कि कौन सी चीज़ कितनी सस्ती है महंगी है। सेकंड है प्राइस प्रोवाइड इंसेंटिव। प्राइस हमें इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। इंसेंटिव किस तरह प्रोवाइड करती है वो आगे एग्जांपल में समझ आ जाएगा। प्राइस ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस जो सी है वो डिमांड एंड सप्लाई में इक्वालिटी पैदा करती है। इक्वालिटी से मुराद यह है कि जब वो इक्वल होती होंगी तो डेफिनेटली वो उसकी प्राइस होगी। एक एग्जांपल ली गई है लाहौर और इस्लामाबाद की। ठीक है, यहाँ पर इस पैराग्राफ को रीड करेंगी ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि फॉर एग्जांपल लाहौर में शुगर ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद में शुगर कम है। शुगर मतलब वो चीनी जो होती है, ठीक है, वो डिजीज़ वाली शुगर नहीं। ओके, तो लाहौर में बेसिकली शुगर ज़्यादा है, इस्लामाबाद में कम है। लेकिन इस्लामाबाद में अब शुगर कम है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। जब कोई चीज़ रेयर होती है ना, कम होती है, तो उसकी प्राइस हमेशा बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि मार्केट में आटा मतलब नहीं आ रहा आजकल, ठीक है, इस वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई है। इसी तरह इस्लामाबाद में शुगर अगर कम है अवेलेबल तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। जब प्राइस ज़्यादा होगी तो ये एक इंसेंटिव नहीं, सॉरी, ये एक सिग्नल या फिर वार्निंग होगी कि इस्लामाबाद में जो शुगर है उसकी मतलब जो कंजप्शन है वो कम है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस हाई है। ठीक है, लोग उसको ज़्यादा परचेज़ नहीं कर पाते, तो इसलिए एक ये चीज़ होगी। सेकंड ये चीज़ होगी कि बेसिकली जो हाई प्राइस है वो प्रोड्यूसर को इंसेंटिव देती है, या प्रोड्यूसर उससे क्या करता है कि बेसिकली हाई ज़्यादा प्राइस चार्ज करके वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर लेता है। सही हो गया। और तीसरी बात, इंसेंटिव किस तरह है। इंसेंटिव इस तरह भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर से शुगर मूव कर देते हैं इस्लामाबाद, ठीक है, तो भी आपसे क्या होगा कि आप वहाँ पर हाई प्राइस चार्ज करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये एक इंसेंटिव हो सकता है कि किस तरह आप एक सिटी से दूसरे सिटी में मतलब कर सकते हैं सेलिंग परचेजिंग। ये एग्जांपल है जस्ट डिमांड सप्लाई की इक्वली है। उसके बाद ये पैराग्राफ, अच्छा, ये जो पैराग्राफ होते हैं ना बिलो द लाइन, ये जस्ट फॉर मतलब होते हैं नॉलेज। सही है, इसको आप रीड आउट कर लिया करें, अदरवाइज़ ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर मैन एग्जिस्टेंस। के फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि जो पानी है वो इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन डायमंड्स डेफिनेटली वो ब्यूटीफुल है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, येट नॉर्मली द प्राइस ऑफ वाटर इज़ वेरी लो। अब आपको पता है कि प्राइस नेसेसरी है, वो यूज़ किए बगैर आप नहीं रह सकते, तो जो प्राइस मतलब होगी वाटर की वो बहुत ही कम होगी, लेकिन डायमंड की प्राइस बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, दिस पैराडॉक्स पजल इकोनॉमिस्ट फॉर मैनी जनरेशन। एडम स्मिथ ऑफन रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट
MCQs है कि एडम स्मिथ जो थे वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स एक पहले स्टार्ट में जो इकोनॉमिक्स थी, फिर मतलब उसके बाद जो चेंजिंग आई तो आजकल उसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स मीन्स मतलब जो उसके बानी थे वो एडम स्मिथ थे। खैर स्टार्ट वाली इकोनॉमिक्स को भी मॉडर्न में ही वो कवर कर देते हैं, तो जस्ट आप इतना कॉन्सेप्ट ले लें कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो बानी थे वो एडम स्मिथ थे। वाज अनएबल टू प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, मतलब वो इस चीज़ का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सके थे। इट वॉज नॉट अनटिल द लास्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दैट अ सोल्यूशन वॉज फाउंड। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट प्राइस इज फिक्स्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट गुड। कि बेसिकली जो एडम स्मिथ थे वो उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाए थे, ठीक है, कि प्राइस क्यों लो है वाटर की, क्यों ज़्यादा है डायमंड की, ठीक है। तो इस हवाले से फिर जो न्यू क्लासिकल थे ना, एक थे क्लासिकल जिसमें एडम स्मिथ वगैरह आ जाते हैं, एक थे फिर न्यू क्लासिकल। उन्हीं क्लासिकल में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई थी तो उसको न्यू क्लासिकल, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल ने बेसिकली 19th सेंचुरी में इसका आंसर दिया था। वो आंसर क्या है वो आगे जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ आएगा, ठीक है। तो वो आंसर बेसिकली क्या कहते हैं कि जो प्राइस है वो फिक्स्ड होती है डिमांड और सप्लाई की वजह से, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही है ये। नेक्स्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ आर डिटर्मिन्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ टू फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। कि बेसिकली जब डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है ना, जहाँ पर उनके ग्राफ आपस में टच होते हैं वहाँ पर हमारी प्राइस डिटर्मन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिमांड और जो सप्लाई है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। जहाँ पर वो इक्वल हो जाती है वहाँ पर प्राइस फाइनल हो जाती है। डिमांड हैज़ इन्वर्स रिलेशन विद प्राइस। हमने स्टार्ट में बिल्कुल पढ़ा था कि डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन सप्लाई का हमने पढ़ा था कि सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस बढ़ती है सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, प्राइस कम होती है सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। तो ये इन दोनों का रिलेशन है और वो कह रहा है कि अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं तो इससे क्या होता है हमारी प्राइस सेट हो जाती है। उसके बाद है द मूवमेंट ऑफ प्राइस काजेज अपोजिट चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब हमने पढ़ा था ना वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्टिंग अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मूवमेंट में हमने पढ़ा था, ठीक है। आप भी अपने नोट से एक दफ़ा देखिएगा कि प्राइस की वजह से जो चेंज आता है, ठीक है, तो वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आता है। तो वो कहता है कि जो मूवमेंट है वो डिमांड और सप्लाई के शेड्यूल को चेंज कर देती है। अ फॉल इन प्राइस एक्सटेंड डिमांड बट कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर प्राइस में कमी हो जाती है ना तो इससे हमारी क्या होगी, डिमांड तो बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई में कमी हो जाएगी, ठीक है। बातें वही कर रहे हैं अगेन एंड अगेन रिपीट, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ ना तो आपको ये बातें मुश्किल नहीं लगेंगी। वाइल अ राइज इन प्राइस, सारी बात है प्राइस ज़्यादा होगी डिमांड कम हो जाएगी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ प्राइस अपवर्ड डाउनवर्ड कस्टमर टिल सच अ प्राइस इज रीच एट विच डिमांड बिकम जस्ट इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। तो वो कहता है कि जो अपवर्ड या डाउनवर्ड प्राइस हो रही है ना उसको नहीं, बल्कि वो प्राइस जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रही है उसको बेसिकली कंज्यूमर डिमांड करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो वो हमारी जो प्राइस होती है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है जहाँ पर डिमांड इक्वल हो जाए सप्लाई के या फिर सप्लाई इक्वल हो जाए डिमांड के। द इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट रेफर टू अ सिचुएशन वेयर फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बिकम ईच अदर। वही बात अगेन रिपीट है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एक ग्राफ दे दिया है। प्राइस ऑफ व्हीट, गंदम की प्राइस ली गई है, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई लिए गया, ठीक है। जब प्राइस ऑफ व्हीट 4 थी तो क्वांटिटी डिमांड 26 थी लेकिन सप्लाई 0 थी, ठीक है। मतलब कि अगर अच्छा ये केजी में है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 4 केजी व्हीट है तो उसकी जो डिमांड आ रही है ना, मतलब उसको जो लोग परचेज़ करने आ रहे हैं वो 26 लोग हैं, लेकिन उसकी जो बोरियां सप्लाई हो रही हैं वो 0 हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ी है 4 से 8 हुई है, उसके लोग जो हैं मतलब परचेज़ करने वाले वो कम हो गए हैं, 26 से 24 हो गए हैं। लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाई करने वाले हैं वो उन्होंने 4 कर दिया, क्यों? क्योंकि अब प्राइस बढ़ गया, उनका प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे मतलब प्राइस ऑफ व्हीट बढ़ती जा रही है क्वांटिटी डिमांड कम होती जा रही है, ठीक है। और इसी तरह क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती जा रही है ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्वांटिटी सप्लाई इक्वल हो जाती है क्वांटिटी डिमांड के 20-20, ठीक है। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारी मार्केट कंडीशन चल रही है। मार्केट कंडीशन में सिंपल उन्होंने, अच्छा ये मार्केट कंडीशन को आपने बहुत अच्छे से समझना है कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, मतलब कि शॉर्टेज है, ठीक है। क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, उस चीज़ की सप्लाई कम हो रही है तो वो शॉर्टेज है, ठीक है, कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। आटे की एग्जांपल आप ले सकती हैं। सम टाइम कहते हैं ना कि मार्केट में आटा नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उस टाइम डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई आटे की होती नहीं है, तो फिर उसको हम शॉर्टेज कह देते हैं। और जहाँ डिमांड सप्लाई इक्वल होती है वहाँ नीदर होता है, और जहाँ डिमांड लेस दैन सप्लाई होती है,
ठीक है, कि किसी चीज़ की मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गई है मार्केट में, आटे की बोरियां ज़्यादा आ गई हैं लेकिन लोग उसको परचेज़ करना नहीं चाह रहे, तो वो डिमांड लेस देन सप्लाई होगा, जिसको हम कहेंगे सरप्लस। तो ये दो टर्म यूज़ होती हैं इकनॉमिक्स की, शॉर्टेज एंड सरप्लस। इसको आपने देखना है। और इक्विलिब्रियम आगे उन्होंने लिख दिया कि इक्विलिब्रियम प्राइस ये होगी जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर शॉर्टेज है तो राइज मतलब प्राइस इंक्रीज़ होगी, उसके बाद अगर सरप्लस है तो प्राइस फॉल हो जाएगी। ठीक है, ये सारे टेबल को उन्होंने ये पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, मार्केट क्लियरिंग प्राइस क्या होती है? इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ आल्सो कॉल्ड मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है कि एक इंटरव्यू में, मतलब जब हम एमफिल का इंटरव्यू दे रहे थे तो वहाँ पर, या फिर आई थिंक एक वाइवा में हमसे पूछा गया था, ठीक है, कि मार्केट क्लियरिंग सिचुएशन क्या होती है। तो इसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस की जो सिचुएशन होती है वो मार्केट क्लियरिंग सिचुएशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिमांड इक्वल हो जाती है सप्लाई के, तो वो इक्विलिब्रियम, या फिर उसको हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस कह सकते हैं। ओके, उसके बाद वो कहता है, इस तरह भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जिसमें कोई टेंडेंसी नहीं होती चेंज होने की, ठीक है, जिसमें कोई मतलब चेंज नहीं आ सकता, उसको हम कह सकते हैं ये क्लियरिंग प्राइस। लेकिन जो ऊपर मैंने डेफिनेशन बताई है वो ज़्यादा बेस्ट है। ओके जी, उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन, ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, पर लेकिन चलें इसको ब्रीफली सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आगे चैप्टर में जाके मुश्किल ना हो। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ये एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक मार्केट की टाइप होती है इन सिंपल वर्ड। जैसे हमने मोनोपोली पढ़ी है लास्ट चैप्टर में, ठीक है, उसकी डेफिनेशन की थी, इसी तरह एक परफेक्ट कंपटीशन होता है। इसमें होता क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लें मछली बाज़ार होता है, ठीक है, जहाँ पर जितने मर्जी सेलर आए कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी बायर आए कोई मसला नहीं है। सेकंड, इसकी कंडीशन क्या होती है? प्रोडक्ट इज़ होमोजीनियस, कि एक जैसी प्रोडक्ट सेल होगी। मछली बाज़ार है, वहाँ पर सेम मछलियाँ सेल हो रही हैं, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है। उसके बाद ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल, यूनिट से मुराद ये है कि वो इक्वली, मतलब प्रोडक्ट भी उनके पास इक्वल होंगे सबके। थर्ड है, देयर इज़ अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, कि मार्केट में आप फ्रीली आ सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, बोथ बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, जो बायर है मतलब जो परचेज़ करने जा रहा है उसे उस मार्केट का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है, कितने में मिल रही है। और जो सेलर है उसे पता होना चाहिए वहाँ की सारी सिचुएशन का। देर इज़ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या उसको इंटरप्रेन्योरशिप भी हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो कहता है कि इसको हम मूव कर सकते हैं, इनकी मोबिलिटी हो सकती है। अब लैंड डेफिनेटली मूव नहीं कर सकती, जाहिर बात है, वो तो जिस इलाके में उधर ही रहनी है, लेकिन इसके फिर आगे जाके हम लॉजिक्स देते हैं, वो आगे जाके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अभी के लिए जस्ट इतना याद रख रहे हैं कि चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उनको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, उनकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी। परफेक्ट कंपटीशन के ये 5 पॉइंट हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, आपने जस्ट ये 5 कंडीशंस बता देनी है। कोई भी मार्केट जिसमें ये कंडीशंस हो वो परफेक्ट कंपटीशन कहलाती है, ठीक है। ओके, दीज कंडीशन डिनाई इंडिविजुअल बायर और सेलर एनी पावर और प्राइस, ईच बायर और सेलर हैज़ टू एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस, ठीक है। इसमें वो कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जोन से इन कंडीशंस को डिनाई नहीं कर सकता, और इसमें हमें जो प्राइस मिलती है ना वो मार्केट की तरफ से मिलती है, हम अपनी मर्ज़ी की प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है। इसलिए जो कंज्यूमर है या जो प्रोड्यूसर है, सॉरी प्रोड्यूसर है, हाँ जी, वो प्राइस टेकर होता है। टेकर मतलब लेना, टेक कहते हैं ना, लेना, तो प्राइस टेकर होता है बेसिकली जो यहाँ पर प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, क्योंकि उसे मार्केट की तरफ से प्राइस मिलती है। बस ये इसका इतना था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये एग्जांपल ही उन्होंने जो प्रीवियस हम पढ़ के आए हैं ना, अभी उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे तो इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। उसके बाद सरप्लस का उन्होंने बता दिया, ठीक है, और सरप्लस और शॉर्टेज को भी आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है, ठीक है, कि जब हमारे पास एक्सेस ऑफ सप्लाई की, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है वो सरप्लस हो जाता है, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है, तो वो शॉर्टेज हो जाता है। इसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया गया है एक सिंपल से ग्राफ के थ्रू, ठीक है। ऊपर जो बातें हमने पढ़ी हैं अब उसको हमने ग्राफ पे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हमेशा भी आप कोई भी बात ऐसे ही नहीं कर देते, उसको फिर ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हो, सही है। तो ग्राफ तो ऐसे समझ लें कि मस्ट है,
यहाँ पर उन्होंने अब जो ऊपर हमने पिछले चैप्टर्स में डिमांड और सप्लाई के शेड्यूल पढ़े थे कि डिमांड कर्व वैसे होती है, सप्लाई कर्व वैसे होती है, ठीक है। तो अब इन्होंने कंबाइन इसको बनाया, क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इक्वल हो जाती हैं, वहाँ पर प्राइस डिटरमिन होती है, ठीक है। अब जो ऊपर टेबल था, यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये वाला टेबल, इधर से उन्होंने वैल्यूज़ ली हैं। क्वांटिटी को उन्होंने एक्स एक्सिस पे लिया है, प्राइस को उन्होंने वाई एक्सिस पे लिया है। डिमांड और सप्लाई की जो वैल्यूज़ थे उसके अकॉर्डिंग मतलब उसको कंबाइन करते गए हैं। जहाँ पर प्राइस इक्वल थी 16, ठीक है, आई थिंक 16 तो नहीं थी, ओके, प्राइस 16 थी और क्वांटिटी 20 थी, ठीक हो गया, ठीक है। प्राइस 16 थी और क्वांटिटी जहाँ पर 20 है, वहाँ पर देखे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस होगी ये। और जो ऊपर वाला एरिया, अब आपने ये भी नोट करना है कि डिमांड ज़्यादा कहाँ पे है, सप्लाई ज़्यादा कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर एक एक पॉइंट से आपको समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में देखें, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, ठीक है, कि यहाँ पर देखें आप, डिमांड जबकि हो रही है 24 लेकिन उसकी सप्लाई 12 है, ठीक है। अच्छा, अब आपने फिर कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना इस ग्राफ में, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जब बनाते हैं ना तो वो थोड़ा सा इशू आ जाता है, मतलब पॉइंट्स का। जैसे अब लास्ट मतलब आई थिंक वो कौन सी कर्व थी, पीपीपी, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व थी, ठीक है। वहाँ पे आपने बोला था कि वो 4 पे मतलब आनी चाहिए आई थिंक, या फिर 5 पे है, लेकिन वो आगे पीछे थी कर्व, ठीक है। मेरे माइंड में से क्लियर आपको क्वेश्चन नहीं है। इधर भी सेम है, ठीक है। अब वो 24 पे नहीं आ रहा बल्कि 22 पे है, ठीक है। तो डेफिनेटली 20 और 24 के दरमियान ही 22 होगा ना, सही है। तो इस तरह उन्होंने कवर किया है। अब ये एग्जैक्ट 24 पे नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो जहाँ पर 22 क्वांटिटी मतलब उसकी डिमांड चाहिए, वहाँ पर वो सप्लाई 12 कर रहे हैं और प्राइस भी 12 है। तो मीन्स कि ये शॉर्टेज है, ये जो पहला क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, ये वाला, ठीक है। 12 प्राइस है, 22 क्वांटिटी है और 12 सप्लाई है। तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो मीन शॉर्टेज है, ठीक है। उस चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहा है। फिर ऊपर देखा जाए तो ऊपर वो इसी तरह सरप्लस को शो कर रहा है कि 28 सप्लाई हो रही है लेकिन डिमांड उसकी अब 22 या फिर 16 टू 20 के दरमियान है और प्राइस 20 है, ठीक है। तो जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, वो सरप्लस है, ठीक है। तो ये इस तरह एक्सप्लेन होगा, ओके जी। उसके अलावा ये आप ग्राफ पढ़िएगा, ठीक है, पैराग्राफ, आपको यहाँ से सारी समझ आ जाएगी। लेकिन इसमें बातें वही की गई होंगी जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगी ना तो आपको एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरह अगर एक हम ग्राफ बनाते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना होता है। अब देखिए, मैंने तो आपको बता दिया डिमांड ऐसे होती है, सप्लाई ऐसे होती है, प्राइस इधर क्वांटिटी। लेकिन अब आप इसको स्टार्ट वाली लाइनें पढ़ी ना तो वो किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है। डी इज़ द डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्केट डिमांड कर्व, के डी मतलब यहाँ डी से लेकर डी तक, ठीक है, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग हम डिमांड में पढ़ के आ चुके हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, ठीक है। मार्केट डिमांड कर कि मार्केट की ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, इसी तरह एस का बताया होगा। तो ये आपने सारा रीड आउट करना है। उसके बाद ये इनएफिशिएंसी ऑफ फ्री मार्केट प्राइसिंग, इसमें सिंपल उन्होंने ये लिखा है कि जो मार्केट आउटकम्स है ना, मार्केट की तरफ से हमें जो रिस्पॉन्स आना चाहिए डिमांड और सप्लाई की बेस पे, वो हर दफ़ा एफिशिएंट नहीं आता। तो गवर्नमेंट को इसके लिए एक्शन लेने चाहिए ताकि वो मार्केट फेलियर से बचा जा सके। अब मार्केट फेलियर क्या होता है कि जब मार्केट सही से सर्वाइव नहीं कर पाती, ठीक है। मार्केट फेलियर का भी एक फुल चैप्टर है, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, या फिर वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वहाँ पर एड्रेस हो जाएगा, ओके जी। ये एक मतलब सिंपल सा उन्होंने नोट्स टाइप दे दी हैं साइड पे कि शॉर्टेज में डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होती है, सरप्लस में डिमांड लेस देन सप्लाई होती है, बैलेंस में डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है। और फिर प्राइस का बता दिया, शॉर्टेज में प्राइस ज़्यादा होती है, सरप्लस में प्राइस कम होती है और बैलेंस में प्राइस इक्वल होती है, मतलब नॉर्मल प्राइस होती है। तो ये इस तरह आपने इसको अपने माइंड में रख लेना है, फिर याद कर लेना है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड और सप्लाई ऑन प्राइस, कि बेसिकली अगर डिमांड चेंज हो जाती है या सप्लाई चेंज हो जाती है तो उसका प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इफ़ द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई दैट डिटरमिन मार्केट प्राइस, वही हम बात कर चुके हैं कि डिमांड सप्लाई मार्केट प्राइस को डिटरमिन करती हैं। वंस अ पर्टिकुलर प्राइस इज सेटल्ड इट डज़ नॉट मीन दैट इट विल कंटिन्यू टू स्टे परमानेंटली, कि अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस फाइनल हो गई है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसकी मतलब वो कॉन्टीन्यूसली वही प्राइस रहेगी। अगर ऑरेंज 10 का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अब 10 का ही रहेगा, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से बेसिकली उनकी प्राइस में भी चेंज आ सकता है किसी भी प्रोडक्ट की। और वो किस तरह चेंज आएगा वो हम देखते हैं। द जनरल रूल इज़ दैट राइज ऑफ डिमांड
पुशेज अप द प्राइस वाइल फेल ऑफ डिमांड डिप्रेसेस द प्राइस। कि जब डिमांड, मतलब एक नॉर्मल रूल है कि जब डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो उससे प्राइस हमारी क्या हो जाती है, पुश अप द प्राइस, प्राइस बढ़ा देती है। और जब वाइल फेल ऑफ डिमांड डिप्रेसिड, और जैसी डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइस भी गिरना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब ये लॉ ऑफ डिमांड में तो हमने कुछ और पढ़ा था, ठीक है, तो ये कुछ और लाइन है। क्यों ये इस तरह लिखा हुआ है? क्योंकि जब कोई भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, उसकी डिमांड जब ज़्यादा होती है तो स्टार्ट में उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। इस वजह से फिर एक स्पेसिफिक केस उन्होंने दे दिया कि इस तरह की जो प्रोडक्ट होती हैं उनकी प्राइस इस तरह बढ़ जाती है। सेकंड है राइज ऑफ सप्लाई लोअर द प्राइस एंड फॉल ऑफ सप्लाई राइज द प्राइस। कि सम टाइम ऐसे हो जाता है कि जब हम किस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में कर देते हैं, ठीक है, लोग मतलब ज़ाहिर बात है परचेज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्राइस हमेशा कम रहती है। और जब उसकी सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है बात, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह क्यों कह रहा है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, टेबल में उन्होंने बताया कि प्राइस 3, 4, 5, 6, 7 हुई है, सप्लाई 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 140 हुई है। डिमांड क्या हुई है? डिमांड कम हुई है, ठीक है। मतलब ये एक नॉर्मल शेड्यूल है सप्लाई और डिमांड का, ये इतना जो है, ठीक है, जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं ये सारा वो ही है। लेकिन इसके राइट साइड पे अगर आप देखें ना तो D2, मतलब अब डिमांड फॉर एग्जांपल बढ़ गई है, ठीक है, 150 हो गई है, फिर डिमांड 150 से कम हुई है, 140 हो गई है, ठीक है, फिर डिमांड कम होते होते मतलब बिल्कुल डाउन हो गई है। फिर D2 में देखें, चलें सबसे पहले हम D1 का कंपैरिजन D2 से कर लेते हैं, ठीक है, इन दो का, ये दो हैं, इन दो का कंपैरिजन कर लेते हैं कि पहले 120 थी 150 होगी, पहले 110 थी 140 होगी, पहले 100 थी 130 होगी, पहले 90 थी 120 होगी, पहले 80 थी और फिर 110 होगी। लेकिन ये डिमांड बढ़ी है, सही है, प्राइस के साथ साथ। अब डिमांड कम हो रही है, पहले 120 थी तो अब 90 हो गई है, पहले 110 थी तो 80 हो गई है, 100 थी तो 70 हो गई है, 90 है तो 60 हो गई है, 80 है तो 50 हो गया। तो एक में डिमांड को बढ़ा दिया, एक में सप्लाई को, सॉरी, डिमांड को कम कर दिया। अब ये पैराग्राफ से आपको समझ आ जाएगी। इनिशियली द प्राइस सेटल इन मार्केट इज़ ₹5। वो कहते हैं स्टार्ट में फॉर एग्जांपल मार्केट ने ₹5 प्राइस सेटल की। ड्यू टू सम रीज़न डिमांड राइज, न्यू डिमांड इज शोन इन कॉलम 4। कि फॉर एग्जांपल किसी वजह से डिमांड बढ़ गई, ठीक है, डिमांड बढ़ मतलब को उन्होंने कॉलम 4 में शो किया है। नाउ इफ़ द प्रीवियस इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ₹5 कंटिन्यू द बायर आर विलिंग टू बाय मोर देन द सेलर वांट टू सेल। अब क्या हुआ है कि प्राइस ₹5 थी किसी प्रोडक्ट की, उसकी अचानक डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अगर उसकी प्राइस 5 ही रहेगी तो इससे क्या होगा कि बायर तो परचेज़ कर लेगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, लेकिन सेलर वो चीज़ उतने में सेल नहीं कर पाएगा, उसका दिल नहीं चाहेगा। सो अ कंपटीशन अमंग बायर स्टार्ट्स। इससे क्या होगा कि बायर्स का कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, 5 से वो प्राइस बढ़ के 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर मतलब एक कंडीशन होगी। इफ़ डिमांड फॉल एज गिवन कॉलम 5। अब वो कहते हैं अगर बाय चांस क्या होता है डिमांड बढ़ने के बजाय डिमांड कम हो गई है, ठीक है, तो डिमांड कम हुई है तो अब ₹5 पे तो जाहिर बात है कोई बायर नहीं परचेज़ करेगा कि भाई हमारी डिमांड ही नहीं है, हम इतनी महंगी चीज़ क्यों लें। तो इससे क्या होगा कि प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। जब प्राइस 5 से 4 होगी तो इट इस्टेब्लिश इक्वालिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो अगेन फिर क्या होगा, वो दोबारा इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा। स्टार्ट में इक्विलिब्रियम था, ठीक है, ₹5 पे इक्विलिब्रियम चल रहा है, देखे ना 100 है, और हमने कहा है जहाँ डिमांड सप्लाई इक्वल होगी वहाँ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। पहले ₹5 पे बन रहा है इक्विलिब्रियम, लेकिन अचानक डिमांड किस चीज़ की बढ़ जाती है, लोग 100 के बजाय 120 उसको परचेज़ करना चाहते हैं या 130। अब जाहिर बात है डिमांड बढ़ी है तो उसकी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, तो प्राइस ₹1 बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम से मामला हट जाएगा, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम से काम साइड पे होगा तो फिर वो क्या करेंगे, अगेन फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल ये सपोज कर रहे हैं कि डिमांड कम हो गई है, अब डिमांड कम हुई है तो प्राइस भी कम हो गई है, तो दोबारा कुछ टाइम 6 महीने साल के बाद वो अगेन इक्विलिब्रियम पे इकॉनमी आ जाएगी। तो ये बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड को एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। क्वांटिटी ली गई है Q1, Q2, Q3, या फिर Q की साइड तो मतलब Q1 लिया गया और फिर साथ Q2 लिया गया, इसी तरह प्राइस में लिया गया। अब क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है इसलिए इस तरह की मतलब उन्होंने ली हैं। अब इसमें क्या है कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E है, ठीक है, सिंपल E। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा क्वांटिटी और प्राइस इक्वल है, सही हो गया।
अब फॉर एग्जांपल डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ी है, डी से D1 हो गई है, ठीक हो गया। D1 हुई तो क्या हुआ, हमारी प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी भी बढ़ा दी गई, लेकिन प्राइस को भी इंक्रीज़ किया गया है, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के बाद डिमांड कम हो जाती है, जब डिमांड कम होगी तो अगेन जो ये E1 है ना, ये मूव होके E पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इकॉनमी में अगर चेंज आ भी जाता है प्राइस में तो 6 महीने या फिर 1 साल के बाद वो दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, सही है। इसी तरह D2 को एक्सप्लेन किया कि डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, तो फिर इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, लेकिन अगेन थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि उसमें चेंजिंग आएगी और वो फिर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड के प्राइस या क्वांटिटी चेंज होती रहती हैं और इक्विलिब्रियम भी हमारा मूव करता रहता है। ओके जी, ये बिल्कुल बैक हो गया। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई, ठीक हो गया। अब सप्लाई का भी सेम उन्होंने क्या किया है कि मतलब एक डिमांड शेड्यूल बनाया है, उस पर सप्लाई बनाया है, क्वांटिटी मतलब इक्विलिब्रियम हमारे P&Q है और सिंपल जो दरमियान वाली सप्लाई कर्व है वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब किसी वजह से क्या होता है कि हम E से E1 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। E1 की तरफ मूव करने का क्या मतलब है कि सप्लाई बढ़ा दी गई है, ठीक है। क्वांटिटी Q से Q1 इंक्रीज़ हुई है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। ज़ाहिर बात है मार्केट में ज़्यादा सप्लाई होगी या प्राइस कम होगी तो अगेन हम इक्विलिब्रियम E1 पे आ जाएंगे, सही है। ये तो हो गया कि जब सप्लाई हमारी बढ़ जाती है। अब फॉर एग्जांपल सप्लाई की किसी वजह से कम हो गई है, ठीक है, डिमांड भी कम हुई है तो सप्लाई उन्होंने कम कर दिया है। जब सप्लाई कम हुई है E2 पे आई है तो क्वांटिटी हमारी कम होगी Q से Q2 की तरफ और प्राइस हमारी बढ़ गई P से P2 की तरफ, ठीक है। तो अगेन हम इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि कुछ टाइम के बाद अगेन हालात चेंज होते हैं, 6 महीने साल के बाद इक्विलिब्रियम दोबारा जनरेट हो जाता है। तो ये बेसिकली सप्लाई के हवाले से था। उसके बाद इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड, कि अगर डिमांड और सप्लाई में इक्वल चेंज आता है, ठीक है, in this case many possibilities arise, demand and supply increase in the same proportion, one change more than other and we can present, ठीक है। कि इसमें बेसिकली सम टाइम ऐसे होता है डिमांड और सप्लाई इक्वली चेंज हो रही होती हैं, सम टाइम ऐसे होता है डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है, सप्लाई कम चेंज हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई इक्वली इंक्रीज, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले एक D1 और S1 बना लेना है, डिमांड और सप्लाई का शेड्यूल, फिर इक्वली उनको इंक्रीज़ कर देना है। डिमांड को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, राइट साइड पे, सप्लाई को इंक्रीज़ कर देना है राइट साइड पे, ठीक है। उसके बाद जो अगेन इक्विलिब्रियम जनरेट होगा वो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम होगा और इससे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, ये है इक्वली इंक्रीज़। अब है डिमांड इंक्रीज़ मोर देन सप्लाई, कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, डिमांड हमारी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, सप्लाई हमारी थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो उसको आपने ग्राफ में इस तरह शो करना है कि हमारी डिमांड काफ़ी ज़्यादा, D1 देखें और D2 कितना ज़्यादा फासला है, ठीक है। इसी तरह S1 और S2 में थोड़ा सा फासला है, तो इसको आपने इस तरह एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब डिमांड सप्लाई इक्वली चेंज होती हैं तो देखें प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस सेम थी, क्वांटिटी बढ़ गई थी। और जब डिमांड इंक्रीज मोर देन सप्लाई तो इसमें क्वांटिटी भी बढ़ी है और प्राइस भी बढ़ी है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा आया और प्राइस में चेंज थोड़ा आया है, तो ये आपने कंसेप्ट अपने माइंड में याद रखने हैं। उसके बाद है डिमांड राइज लेस देन राइज इन सप्लाई, इसमें अब यह है कि डिमांड थोड़ी सी चेंज हुई है और सप्लाई बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, ठीक है। इसके ग्राफ इस तरह बना के आपने ये लिख देना है कि इसमें हमारी क्वांटिटी तो बढ़ी है लेकिन हमारी प्राइस डिक्लाइन हुई है, ठीक है। तो ये सेम इस तरह तीनों है। उसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई फॉल इक्वली, अब स्टार्ट में हमने पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज इक्वली, ठीक है। अब इंक्रीज़ नहीं है बल्कि अब है फॉल इक्वली। फॉल इक्वली जब आप करेंगे तो ग्राफ बनाएंगे तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ये देखें, ठीक है। इसमें क्वांटिटी हमारी कम होगी, जबकि हमने जब कहा था ना डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज इक्वली तो उसमें क्वांटिटी हमारी बड़ी थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्वांटिटी हमारी कम हो रही है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में बिठानी है, ये MCQs में पूछी जाती हैं। उसके बाद है डिमांड फॉल्स मोर देन सप्लाई, ठीक है। कि इसमें अब वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी डिमांड में ज़्यादा कमी आई है, सप्लाई में मतलब थोड़ी सी कमी आई है, तो अगेन वही ग्राफ बना के आपने इसकी प्राइस और क्वांटिटी के जो रिलेशन है वो याद रख लेने। अब ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कुछ इकोनॉमिक्स में चीज़ें रट्टे वाली हैं, ठीक है। अब ये इसको आपने रट्टा लगाना है, क्योंकि सिचुएशन तो बता दिया उन्होंने, लेकिन यह है कि MCQs में उस सिचुएशंस को बनाना, उसको याद करना वो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको आपने बार बार रिकॉल करना है ताकि आपको भूले ना और ये चीज़ें आपके माइंड में याद रहें। उसके बाद सप्लाई फॉल्स मोर देन फॉल ऑफ डिमांड, अब इसमें यह है कि सप्लाई ज़्यादा कम हो गई है, डिमांड में थोड़ी सी कमी आई है, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन कर दिया, वही प्राइस और क्वांटिटी का आपने याद रखना है।
डिमांड राइज एंड सप्लाई फॉल्स, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है और सप्लाई थोड़ी कम हुई है, ठीक है। अगेन वही बात है, और उसको आपने ग्राफ में शो करके प्राइसेस को चेक कर लेना है। ओके जी, ये जो दरम्यान वाला ये जस्ट एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। जिसमें कोई इंपॉर्टेंट होती है वही तो उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है, अदरवाइज़ फिर वो हम मतलब डिस्कस भी कर लेते हैं। इफ़ेक्ट ऑन चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई में क्या चेंज आता है, ठीक है। बहुत द इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज, ठीक है, कि जब हमारे पास डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ती है। डिमांड डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज होती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है। इंक्रीज इन सप्लाई का भी सेम इसी तरह है कि इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, इनका थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। सप्लाई का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, डिमांड का मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। डिक्रीज इन सप्लाई मतलब प्राइस इंक्रीज होगा और क्वांटिटी डिक्रीज होगा। ये वही चीज़ें हैं जो पीछे हैं, लेकिन वही बात है, अगर पीछे वाली आपको अच्छे से आ गई तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। उसके बाद मार्केट प्राइस एंड द नॉर्मल प्राइस, के मार्केट की प्राइस क्या होती है या नॉर्मल प्राइस में क्या डिफरेंस है। मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस सेटल बाय इक्वालिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई व्हेन द पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट। वही मार्केट प्राइस बेसिकली डिमांड और सप्लाई से मैनेज होती है। उसके बाद कहता है टू द फर्म कैन नॉट एडजस्ट देन प्रोडक्शन प्लान्स अकॉर्डिंग टू द चेंज इन मार्केट डिमांड, ठीक है। कि बेसिकली वो कहते हैं अगर फर्म उस प्राइस को लेकर नहीं चल पाती, एडजस्ट नहीं कर पाती, तो फिर मार्केट डिमांड या सप्लाई के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद है मार्केट प्राइस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़। पेरिशेबल कमोडिटीज़ मैंने आपको बताई थी जो बहुत ज़्यादा गल सड़ जाने वाली होती हैं, जल्दी ख़राब हो जाने वाली होती हैं, ठीक है। पेरिशेबल कमोडिटीज़ आर दोज विच कैन नॉट बी स्टोर्ड और स्टॉक फॉर लॉन्ग, जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक नहीं कर सकते। दे हैव टू बी सोल्ड एट अर्ली एज पॉसिबल, उनको किसी तरीके भी हमारा होता है कि बस वो सेल हो। फ्रूट इसीलिए तो सुबह उसकी प्राइस और होती है और शाम और होती है, ठीक है, क्योंकि सुबह वो फ्रेश होता है, उसको सेल करना मतलब आसान होता है। शाम में वो गल सड़ जाता है थोड़ा सा, और बस मतलब जो सेलर होता है उसका मतलब माइंड सेट ये होता है कि किसी भी कीमत पे सेल हो, बेशक मुझे प्रॉफिट ना दे लेकिन कम से कम मेरी कॉस्ट निकाल के ये सेल हो जाए। इफ़ इनफ डिमांड इज़ नो कमिंग द प्राइस में फॉल टू एक्सट्रीम लो, ठीक है। एक्सट्रीम लो वही बात है कि अगर उसकी डिमांड नहीं आती फ्रूट की, ठीक है, शाम तक, तो वो कहते हैं कि इसको एक्सट्रीम लो प्राइस पे भी सेल कर देते हैं। टेक द केस ऑफ टोमेटोज एज गिवन बिलो, वही टोमेटोज़ की अब उन्होंने एग्जांपल दे दी है। विच वन टन हैव अराइव्ड एट लाहौर वेजिटेबल मार्केट सिंस द सप्लाई इज फिक्स द प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय डिमांडेड एट प्राइस 30 पर kg ऑल सप्लाई इज सोल्ड इफ सपोज दैट डिमांड फॉल्स फ्रॉम D1 टू D4 एज अ रिजल्ट प्राइस सेटल लोअर देन 20। वही बात होगी कि अगर टोमेटोज़ की बात की जाए तो टोमेटोज़ की प्राइस तो हमने मतलब जब परचेज़ की हैं 30 की हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं उसकी डिमांड नहीं आ रही, ठीक है, टोमेटोज़ की, फिर उसको हम 20 पे सेल करने के लिए भी रेडी होते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया उन्होंने, ठीक है। सप्लाई फिक्स कर दिया है, फिक्स का मतलब यह है कि 40-40-40 है, प्राइस इंक्रीज़ हो कम हो सप्लाई फिक्स है, ठीक है। तो प्राइस उन्होंने 40 से कम करते गए हैं, डिमांड भी 20 से बढ़ाते गए हैं, ठीक है। और फिर डिमांड 2 में उन्होंने ये मतलब सपोज़ किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिमांड हमारी कम हो गई या बढ़ने के बजाय, ठीक हो गया, तो इसको उन्होंने सप्लाई में शो कर दिया कि सप्लाई हमारी ये S1 वर्टिकल जोन है वो फिक्स है, पहले D1 बनाया है, ठीक है, फिर उससे D2 बनाया है, और इक्विलिब्रियम हमारा देखने के लिए उन्होंने फिर देखा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल D1 डिमांड 1 पे होते हैं तो प्राइस ज़्यादा होगी, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल डिमांड कम होगी है तो इसी से साथ हमारी प्राइस भी कम हो गई है, ठीक है। तो ये इस तरह उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये था पेरिशेबल कमोडिटीज़ के हवाले से, ठीक है, कि अगर डिमांड नहीं आती तो प्राइस फ़ौरन गिर जाती है। अब हम करते हैं ड्यूरेबल गुड्स के हवाले से जो हमारी लॉन्ग टर्म चलती हैं, ठीक है, टीवी वगैरह जो हो गए। सो इफ़ समटाइम द सेलर फील्स दैट प्राइस इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री दे ऑफर लेस फॉर सेल, हाउएवर इफ़ प्राइस राइजिंग द सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड बट ओनली अप टू द अवेलेबल स्टॉक एंड नॉट मोर। कि बेसिकली जब प्राइस ज़्यादा होती है तो सेलर क्या करता है कि स्टॉक से भी चीज़ें उठा के ले आता है, ठीक है। और सम टाइम जब सेलर सेटिस्फाई नहीं होता, खुद से अनसेटिस्फैक्ट्री होता है प्रोडक्ट से, तो वो कम प्राइस पे भी सेल कर देता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया, प्राइस बढ़ती जा रही है 5, 10, 15, 20, 25, 30, सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। पहले D1 था, डिमांड मतलब हमारे पास 450 से फिर डाउनवर्ड जा रही थी, कम हो रही है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, ठीक है। फिर अचानक अच्छा, जो ये D2, D3, मतलब इनकी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये है कि अगर सडन सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, लॉ हम पढ़ चुके हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम ही होगी, लेकिन जो अब ये D2 मतलब प्राइस बढ़ रही है ना, इस सॉरी डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली कोई एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, मतलब अचानक से मार्केट में किस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके,
इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर सप्लाई को उन्होंने बेसिकली, अब देखें सप्लाई की शेप यहाँ पर डिफरेंट है, क्यों, क्या जहाँ पे 20 प्राइस है वहाँ पे 300 सप्लाई है, फिर उसके बाद सप्लाई प्राइस के साथ बढ़ती गई है, ठीक है। तो सप्लाई की यहाँ पर शेप इस तरह बनेगी, वो शेप अब इस तरह मतलब आपको बोर्ड पे ज़्यादा आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन जो मतलब इस तरह पिक्चर में है वो इसी तरह ही आपको मतलब बना के समझ आएगी। फिर उन्होंने डिमांड को बढ़ाते गए हैं, ठीक है। डिमांड बढ़ने से देखें आप प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है, प्राइसेस में चेंज आ रहा है, लेकिन प्राइसेस के साथ साथ क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये ड्यूरेबल गुड्स के हवाले से है। अब ये चीज़ें आपने माइंड में भी रखनी है कि ड्यूरेबल गुड्स में क्या रिलेशन है इसका और पेरिशेबल में क्या है। उसके बाद है नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस वो प्राइस होती है, इट इज़ द प्राइस विच इज सेटल व्हेन प्रोड्यूसर हैव इनफ टाइम टू एडजस्ट प्रोडक्शन टू मीट गुड्स, ठीक है, सॉरी मीट डिमांड। कि इसमें प्रोड्यूसर नॉर्मल प्राइस अब रखता है, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है कि अचानक अगर डिमांड ज़्यादा आ जाती है तो वो इजीली फैक्टर प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए सेल कर देगा चीज़ें। दिस कैन बी शॉर्ट पीरियड नॉर्मल प्राइस। हमेशा जो नॉर्मल प्राइस होती है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, और लॉन्ग पीरियड नॉर्मल प्राइस जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। दो तरह की नॉर्मल प्राइस होती है। शॉर्ट पीरियड नॉर्मल प्राइस, इट इज़ एवरेज प्राइस ओवर अ पीरियड ड्यूरिंग विच फर्म्स कैन मेक एडजस्टमेंट इन देयर आउटपुट लेवल। कि शॉर्ट टाइम पीरियड में फर्म्स एडजस्टमेंट कर सकती हैं, न्यू आउटपुट उसमें ऐड कर सकती हैं, ठीक है। और हाउ प्रोडक्टिव कैपेसिटी डू नॉट चेंज, ओनली द प्लांट आर यूज्ड मोर और लेस, ठीक है। वो कहता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि वो ज़्यादा प्लांट लगा के ना उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, तो वो उसकी कोशिश होगी, फर्म्स ट्राई टू सेल मोर, कि वो ज़्यादा सेल करे, ठीक है। लेकिन प्राइस कम हुई है तो वो लेस प्रोड्यूस करेगी, क्यों, क्योंकि उसे प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो ये वही पुरानी बातें रिपीट हुई हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग पीरियड नॉर्मल प्राइस क्या होती है, इट इज़ द प्राइस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग विच द इंडस्ट्री हैज़ फुल चांस टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। इसमें फर्म के पास इतना टाइम होता है कि वो अगर मतलब जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना चाहे, कम करना चाहे, तो वो कर सकती है, ठीक है। उसके पास इतना लंबा टाइम पीरियड होता है। ऑल काइंड ऑफ चेंजेस आर पॉसिबल इफ़ प्राइस हैज़ रिमेन लो। इसमें यह होता है कि प्राइस अगर कम भी हुई है ना फॉर अ लॉन्ग इनफ पीरियड इन द पास्ट, ठीक है, तो वो फर्म एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। द फर्म रिड्यूस देयर साइज एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर प्राइस लो होगी है तो फर्म फ़ौरन से अपने बिजनेस को श्रिंक कर लेगी, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ गई है तो फर्म क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके सेल करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड है, और लॉन्ग टाइम पीरियड में आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड में आपके लिए मुश्किल हो जाता है, अचानक से डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ जाए, तो उसको डील करना। यहाँ पर उन्होंने कुछ फिगर्स दिए हैं लॉन्ग मार्केट, सॉरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई के, मार्केट पीरियड सप्लाई के और लॉन्ग पीरियड सप्लाई के। और जो न्यू डिमांड मतलब अचानक से जो डिमांड आ जाएगी, तो इसमें इक्विलिब्रियम वही होगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें इक्वल हो रही हैं, क्वांटिटी वगैरह, ठीक है। क्वांटिटी प्राइस इनिशियली प्राइस एट ₹3 यूनिट वन मार्केट पीरियड सप्लाई एंड D1 आर इक्वल। दिस इज आल्सो शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड नॉर्मल प्राइस नॉट लेट डाउन डिमांड राइज D1 पोजीशन इमीडिएटली प्राइस यूज अप टू 6। वही बात होगी कि अचानक अगर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। बट जो शॉर्ट टाइम पीरियड में मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस भी बढ़ जाए, वो लॉन्ग टाइम पीरियड में नहीं है, ठीक है। इट हैपन्स टू चेंज दिस प्राइस एंड इट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। कि अगर बेसिकली वो कोई भी प्राइस रखते हैं तो उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उन्हें चलाना होता है। देन न्यू फर्म कम एंड इंडस्ट्री आर प्राइस सो मच देन प्राइस फॉल 4, ठीक है। कि लॉन्ग टर्म पीरियड में क्या होता है कि वो जो एक प्राइस स्टार्ट में फिक्स कर देते हैं ना, बेसिकली वो उसी को लेके चलते हैं। अगर डिमांड बढ़ भी गई है तो वो क्या करेंगे, वो प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्राइस जैसे ही बढ़ाने की कोशिश करेंगे कोई न्यू मार्केट इतने तक फर्म में आ जाएगी, सॉरी न्यू मार्केट जो सॉरी न्यू फर्म्स मार्केट में आ जाएंगी, ठीक है। पहले आई थिंक मैंने बोल दिया न्यू मार्केट फर्म्स में आ जाएंगी, ओके। जो न्यू फर्म्स हैं वो बेसिकली मार्केट में आ जाएंगी, वो भी चीज़ें प्रोड्यूस करने लगेंगी, तो डिमांड फुलफिल हो जाएगी लोगों की, जिससे प्राइस जोन सी है वो गिर जाएगी, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम पीरियड में ये चीज़ नहीं है। शॉर्ट टाइम पीरियड में हम ऐसे कर सकते हैं कि बेसिकली प्राइस को मतलब ज़्यादा कर सकते हैं डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। उसके बाद ये ग्राफ दिया गया, ठीक है। अब आपको ग्राफ से पाला पड़ेगा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ग्राफ बड़े अजीबो गरीब शक्लों के होते हैं। खैर प्राइस दी गई है उन्होंने वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे उन्होंने क्वांटिटी दी है, ठीक है। अब इन जो पॉइंट्स हैं ना, ये वाले पॉइंट्स, इनको मिलाते हुए उन्होंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन पॉइंट्स के थ्रू के देखें कि फॉर एग्जांपल 6 प्राइस है तो वहाँ पर
मार्केट पीरियड सप्लाई MPS कहाँ पे है, ठीक है। अब देखें ये 6 प्राइस है, ये 6 से यहाँ डायरेक्ट 6 इस पॉइंट पे है, ये जो पॉइंट है शायद शो हो रहा होगा, ठीक है। और वहाँ पर हमारी क्वांटिटी 40 थी, ये देखें 40, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नोट करके इस ग्राफ में पुट करनी है, और इसकी एक्सप्लेनेशन जस्ट वही होगी जो मैंने आपको इस टेबल की बता दी है, ठीक है। सिंपल आपने ये जो ग्राफ पढ़ना है ना, पैराग्राफ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। बाकी मज़ीद मतलब अपनी एक्सप्लेनेशन को गुड करने के लिए जो नीचे 7 ग्राफ दिए गए हैं ये आपने पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखें इस ग्राफ के साथ ही एक्सप्लेनेशन है, तो ये आप रीड करेंगी तो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। उसके बाद है मैथमेटिक्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। मैथमेटिक्स की ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, डिमांड फंक्शन वगैरह की, ठीक है। तो अंडर गिवन सर्कमस्टांसिस देयर विल बी अ प्राइस एट विच द सेलर आर विलिंग टू सेल एट मच क्वांटिटी एज द बायर आर विलिंग टू बाय एट दैट प्राइस, दिस इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, या फिर उसको कहते हैं प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। या फिर मार्केट इक्विलिब्रियम मीन्स अ सिचुएशन वर क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। इन सिंपल वर्ड वो हालात जहाँ पर कोई भी सेलर किसी स्पेसिफिक प्राइस पे सेल करने के लिए कोई भी चीज़ तैयार हो और बायर उसी प्राइस पे परचेज़ करने के लिए तैयार हो, ठीक है। या तो इसको हम इक्विलिब्रियम मार्केट कहते हैं, या फिर जहाँ पर वही बात होगी उसी को अब मैथमेटिकल शक्ल में उन्होंने ये लिख दिया, ये जस्ट इतना सा। थ्योरी में आप इतना ज़्यादा बड़ा लिखते हैं, मैथमेटिक्स में आप बिल्कुल छोटा। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, और इसकी भी बात का मतलब वही है कि जहाँ पर सेलर सेल करने के लिए तैयार हो, परचेजर परचेज करने के लिए तैयार हो, ठीक है। ओके जी, उसके बाद ये एग्जांपल एक दे दी है, ये इक्वेशन सपोज की हुई है 50 - FP 18 + 3P, इसको इक्वल करके QS, एक QS की है, एक QD की है। अब इसमें आपने ना फ़र्क चेक करना है, इसमें QS कौन सी है और QD कौन सी है। अगर आपको ये फ़र्क समझ आ गया ना कि क्वांटिटी डिमांड की कौन सी है और क्वांटिटी सप्लाई की कौन सी है, देख के नहीं लॉजिक के साथ चेक करना है। अगर आपको समझ आ गया तो समझना आपको इकोनॉमिक्स समझ आ रही है, ठीक है। अगर ना समझ आया तब भी मुझे आपने बताना ज़रूर है कि ये मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्वांटिटी डिमांड क्यों क्वांटिटी डिमांड ये है और क्वांटिटी सप्लाई क्यों क्वांटिटी सप्लाई ये है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर समझ तो आ जाना, क्योंकि QD लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाना ये क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है, और साथ QS लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा ये क्वांटिटी सप्लाई की है। लेकिन आपने मुझे लॉजिक देना कि ये क्यों क्वांटिटी डिमांड की है, ठीक है। तो देखते हैं आपका लॉजिक सही होता है या नहीं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, टेबल 6.6, इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी आल्सो फाउंड ऑन द कंस्ट्रक्ट शेड्यूल और ग्राफ। वो इक्विलिब्रियम प्राइस को वो कह रहा है कि एक शेड्यूल और ग्राफ के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यही मैथमेटिक्स वाली बात इन्होंने मेरे ख्याल में इसमें की होगी, लेकिन ये वैल्यू सपोज ही की हुई है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से करें ना करें, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वाली चीज़ अगर आपको कवर होगी तो ओके हो गया जाएगा। ये सेकंड एग्जांपल है, अगेन क्वांटिटी डिमांड और इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं। इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व करना है। अब ये देखें ना, पी का स्क्वायर आ गया है, तो स्क्वायर मतलब कौन सी ये इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो हम मैथ्स में 3 इक्वेशन, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, साइमल्टेनियस, क्वाड्रेटिक, लीनियर पढ़ के आए हैं ना, तो ये क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक को हमने कहा था कौन से 2 मेथड से सॉल्व होती है, फैक्टराइजेशन और फार्मूला मेथड। अब इसने ये फार्मूला मेथड के थ्रू किया, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना। अच्छा, सॉल्व करने के बाद एंड पे ये टेबल बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो आपने देखना, एक दफ़ा सॉल्व करेंगी ना तो वैल्यूज़ आपको आइडिया हो जाएगा उनने कौन कौन सी वैल्यू किस जगह पुट की है, तो वो आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ओके जी, ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। सप्लीमेंट्री नोट्स आ गए हैं, इन नोट्स को भी आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज को तो डेफिनेटली आपने ज़रूर रीड आउट करना है, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं या जो भी मतलब थ्योरी दी गई होती है, ग्लॉसरी वगैरह, ठीक है, ये जैसे ये ग्लॉसरी है तो ये आपने लाजमी कर लेनी है ताकि 6 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स पे हो जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।